नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। तो बीएससी लिमिटेड बेसिकली आप सभी जानते हैं, एक सबसे पुराना एक एक्सचेंज है और इस एक्सचेंज सिर्फ इंडिया में नहीं एशिया में फर्स्ट स्टार्ट किया गया था। और इस एक्सचेंज के माध्यम से ही आज इंडिया की सबसे ज़्यादा कंपनीज़ इस एक्सचेंज के अंदर ही लिस्टिंग है। तो बीएससी के ऊपर कुछ दिनों से लगातार एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिला है। उसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। सेबी ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को चेंज किया है। ब्रोकिंग के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लेके आए हैं और उसके चलते ही बीएससी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले। अभी आप कहेंगे कि रूल्स सेबी ने चेंज किया तो बीएससी के ऊपर फ़र्क क्यों पड़ेगा? देखिए, मान के चलिए जो लोग हम लोग जो ट्रेड करते हैं, हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, तो उनमें से एक कमीशन हमेशा एक्सचेंज को जाता है। तो अगर ट्रेड और मतलब जो ट्रेड है, ट्रेडिंग किया जाता है, उसके ऊपर अगर मान के चलिए ब्रोकरेज बढ़ा दिया, उसके ऊपर मान के चलिए बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दिया, तो जितने सारे लोग मान के चलिए पहले एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 100 लोग काम कर रहे थे, तो टैक्सेस बढ़ने के कारण, ब्रोकरेज बढ़ने के कारण यहाँ पे 100 लोग नहीं, यहाँ पे 80 लोग काम करेंगे। तो 20 लोगों का तो जो कमीशन है, उसको किसी को नहीं मिलेगा, एक्सचेंज को भी नहीं मिलेगा और यही सारे कारण की वजह से कुछ दिनों से लगातार एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले। तो कहने का मतलब ये है कि क्या यही किस प्रेशराइज़ के कारण क्या कंपनी के ऊपर बिग फॉल हो सकते हैं? देखिए, मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मगर जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ, आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं। मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। अभी देखिए जिस तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न्स बना था, एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड करने के बाद फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गए, उसके बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, मगर हुआ कुछ ऐसा, कंटिन्यूअसली एक सेलो मोमेंटम में जर्नी कर रहा है। अभी 2 तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं। पहली बात, यहाँ पे नीचे आ सकते हैं, उसके बाद नीचे लेवल को टच करके बाउंस बैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी नीचे लेवल को टच करके बाउंस बैक किए। तो यहाँ पे एक स्ट्रांगली इस लेवल स्ट्रांगली एक क्या बनेगा? सपोर्ट बनेगा। तो इसी सपोर्ट को टच टच करके वो बाउंस बैक कर सकते हैं। मगर उससे पहले 200 डेज़ जो मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज को वो पहले फेस करेगा। इस मूविंग एवरेज को वो अगर ब्रेकआउट ना कर पाए तो वो ऐसे ही वापस से आएगा। अगर ब्रेकडाउन कर दिया तो नीचे लेवल तक आएगा। जो लेवल निकल कर है 1988 के आसपास। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के अंदर कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। अगर मैं कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो इस बार आज तक की हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया और ऑब्वियसली डबल मतलब डबल के आसपास। तो एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा जिस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 89 करोड़ से 107 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो जब कंपनी का प्रॉफिट इतना शानदार हो, उसके साथ-साथ कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ है, वो भी सबसे हाईएस्ट इस बार देखने को मिले। तो क्या उस कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिव इश्यू देखना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं। हाँ, कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज किया गया है, जिसके एक इम्पैक्ट मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा ही, तो उसी का ही इम्पैक्ट देखने को मिला है। बाकी कंपनी के ऊपर सारे पॉइंट्स तो ठीक-ठाक ही चल रहे हैं, सारे पॉइंट्स अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा निवेश देखने को मिला। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना। एफआईएस के ऊपर 13,000, डीएस के ऊपर 12,000, पब्लिक के ऊपर माफ़ी चाहता हूँ, एफआईएस के ऊपर 13% और डीएस के पास 12% और पब्लिक के पास 50% के आसपास होल्डिंग है और अदर्स के पास 22% का होल्डिंग है। अभी इस आदर्श के ऊपर 22% होल्डिंग है। इस आदर्श में कौन हो सकता है? देखिए इस आदर्श के अंदर कुछ इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट संस्थाएँ भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो इन्वेस्टमेंट है, वो हर किसी के पास है और कोई बेचने की तैयारी भी नहीं कर रहा है, उल्टा माल को खरीदारी कर रहा है। तो बीएससी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि बीएससी कैसे कंपनी है उसके लिए बता दूँ, मेरे हिसाब से बीएससी बेस्ट कंपनी है क्योंकि कुछ भी हो, अगर ट्रेड कितना भी कम हो, फ्यूचर में तो बढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ देखिए आज एक्सचेंज ने ब्रोकरेज के ऊपर, टैक्सेस के ऊपर मतलब प्राइस को नहीं बढ़ाया, पहले से ही बढ़ चुके हैं और लगातार वो बढ़ाने के बाद भी लोगों का एक ये काम करने का जो सिलसिला है वो जारी रहेंगे।
जैसे आप खुद ही देख सकते हैं, जो मोबाइल का रिचार्ज है, मोबाइल का रिचार्ज कितना कम था, आज कितना बढ़ा दिया गया है। फिर भी क्या लोग मोबाइल रिचार्ज नहीं करेंगे? तो जो लत लग गया ना, उसको कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। तो इस हिसाब से मैं भी इसी के ऊपर बुलिश हूँ। अभी देखना बाकी है क्या होने वाला है, क्योंकि मेरा जो ट्रेड है, उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू करूँगा। नीचे आने दीजिए, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बेसिकली एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंस पॉइंट यही है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 26,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और कंपनी का जो पी रेशियो है वो 62 के आसपास है। आर ओ सी आर ई दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिले। अभी कंपनीज के ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर एनुअली जो इनकम है 416 करोड़ के आसपास है। तो ओवरऑल कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। कंपनी के जो एनुअली इनकम है वो अच्छा खासा है, तो इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है और वो भी मॉर्गन स्टैनली ने अपडेट दिया। मॉर्गन स्टैनली ने क्या किया, आप देख सकते हैं डाउन ग्रेड्स दिया, वो भी केमिकल स्टॉक के ऊपर। एक्सपर्ट पेन्स टू आप देख सकते हैं लिंगर। मतलब क्या है, जो ग्लोबली ब्रोकरेज कंपनी है, ग्लोबली ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टैनली एक बहुत बड़ा कंपनी है। तो उन्होंने क्या किया, डाउनग्रेड दिया। मतलब डाउनग्रेड मतलब केमिकल सेक्टर में और भी ज़्यादा गिरावट का माहौल रहेगा, इस तरीके से उन्होंने अपडेट दिया। उनका देने का कारण कौन सा है मैं बता दूं। उनका कहना है कि मार्केट में जो केमिकल का डिमांड कम है, वो डिमांड इतना जल्द से जल्द फुलफिल नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगेगा। और केमिकल कंपनी बता रहा है कि 2025 के बाद ही फिर से रिकवरी होने का चांसेस है। तो मैं आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर एक ही बात कहूँगा कि कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो लगातार लगातार कंटिन्यूसली एक ग्रोथ होता चले जा रहा है। तो केमिकल का डिमांड कम हो रहा है, तो फिर भी कंपनी के अंदर उतना भी खराबी नहीं है। कंपनी खुद को मेंटेन अच्छी तरीके से कर रहा है। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट अराउंड 149 से लेकर 132 तक देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट जो है वो बेस्ट तरीके से देखने को मिला, 139, 194 और 149 एंड 132। मतलब कंपनी का प्रॉफिट तो कम हुआ, उसके साथ-साथ इसी कारण के वजह से कंपनी के ऊपर सेलिंग देखने को मिला। अगर मैं चार्ट को आपके साथ ओपन कर दूँ तो देखिए बिग करेक्शन देखने को मिला। बिग करेक्शन का मतलब है इसका टॉप हाई लेवल जो है, इसका जो हाई लेवल के बारे में बात करूँ तो अराउंड अराउंड ₹1011 तक हाई हो गया था। उसके बाद कंपनी देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी नीचे आए, और नीचे आने का मतलब है बिग क्रैश हो गया। बिग क्रैश का टोटल साइज कितना है, टोटल ओवरऑल बात करूँ टॉप लेवल से, अगर मैं ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 55% के आसपास क्रैश हो गया था। करंट लेवल तक देखूँ तो कंपनी 28% तक करेक्शन हुआ। तो फिलहाल के लिए देखिए, पहले एक ट्रेड बना था, उसका ट्रेड का टारगेट अचीव हो चुके हैं। मैं पहले ट्रेड को डिलीट कर देता हूँ। अभी सेकंड जो ट्रेड बना उसके बारे में चर्चा करूंगा। सेकंड जो ट्रेड बना वो कुछ इस तरीके से बना, पहले एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन बना। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर जा रहा है। तो मतलब कंपनी यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर ऊपर गए तो कितना परसेंटेज का रिटर्न मिलने का चांसेस है, अगर ऊपर गया तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 34% के आसपास टारगेट पाने का चांसेस है। तो इस टारगेट पाने के लिए मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है आरती इंडस्ट्रीज़ कोई बेकार कंपनी नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे इस कंपनी के ऊपर जो लगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी इस पर हाईली फिक्स्ड एसेट को परचेज किया करीबन 1328 करोड़ के आसपास। उसी के साथ साथ और भी एक डेटा को देखेंगे तो कंपनी का प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो 1290 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स भी देखने को मिला। मतलब कर्जा भी अच्छा खासा उठाया और कंपनी उस कर्जे को धीरे धीरे करके रीपेमेंट भी कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिवली है, इस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जिसको कहा जाता है आरबीएनएल। तो आप देख सकते हैं रेलवे विकास निगम लिमिटेड, बेसिकली इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक बिग जर्नी और बिग जंप देखने को मिला था। उसके पीछे एक ही रीज़न है कि कंपनी के ऊपर एक बिग डील मिला है, और वो भी देखा जाए तो दिल्ली मेट्रो से। और जो कॉन्ट्रैक्ट मिला बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है दिल्ली मेट्रो से, तो इसी कारण की वजह से शेयर में एक रिकॉर्ड हाई देखने को मिला, लाइफ टाइम हाई को भी वो ब्रेक किया। एक दिन में
साढ़े 7% के आसपास यहाँ पे जर्नी देखने को मिला, मतलब साढ़े 7% के आसपास यहाँ पे हाई प्राइस में जाकर क्लोजिंग हुआ। एक अच्छा खासा क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला है, उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है जो रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो है वो मतलब हाई लेवल में यहाँ पे ग्रोथ और भी होने वाला है, क्योंकि लगातार उसको प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं, एक एक करके प्रोजेक्ट कंपनी को मिलते चले जा रहे हैं। तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड के ऊपर एक बात मैं जरूर कहूँगा, कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का देखिए कैश फ्लो इतने दिनों से नेगेटिव में था, आज पॉजिटिव हो चुके हैं। और वो नेट प्रॉफिट जो है वो जितना है उसी के आसपास नेट प्रॉफिट और जो डिप्रिसिएशन है सब कुछ को मिलाकर अगर आप देखें तो कंपनी के कैश फ्लो ठीक ठाक ही मेंटेन हो रहा है। उसी के साथ साथ एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी किया है। और म्यूचुअल फंड और एफआईएस के पास भी छोटे मोटे क्वांटिटी है, सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है और उसके बाद पब्लिक के पास भी है, क्योंकि कंपनी अभी भी रेलवे गवर्नमेंट होने के नाते भी इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ पहुंच चुके हैं। और 1 लाख करोड़ पहुंचने के बाद भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर निवेश उतना ज़्यादा क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी एक पीएसयू कंपनी है। तो अभी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से एक रेंज क्रिएट हुआ था, उस रेंज के बेसिस में कंपनी के ऊपर एंटी इस कुछ इस तरीके से लेवल में हुआ। अभी धीरे-धीरे करके कंपनी फाइनली टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए 2 तरीके से सिनेरियो बनेगा। यहाँ पे जो रेंज बना है, उस टोटल यहाँ पे जो बाइंग कैंडल बना, इसको अगर मैं टोटल मार्किंग करूँ, तो 15 से 16% देखने को मिला। अगर और एक कैंडल बने और 20% का एक रेंज बने, तो फिर से एक बाइंग एंट्री लेवल मिल सकता है मुझे। क्योंकि जब भी कोई कंटिन्यूअसली बाइंग का कैंडल बनता है, तो उसको अगर मार्किंग किया जाए, उसको अगर 20% के ऊपर दिखे, तो जब भी नीचे टच करेगा तब एंट्री बनेगा और हायर लेवल तक टारगेट बनेगा। जैसे यहाँ पे हुआ था, आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 कैंडल के अंदर-अंदर ही 30% का रेंज बना था। तो नीचे आए, इस लेवल को टच किया, तब एंट्री बना और इस हाई लेवल तक क्या बना, इसका टारगेट बना। तो बेसिकली शानदार तरीके से एक एंट्री और टारगेट यहाँ पे मिला है। उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते है, उसी बेसिस में कंपनी का जर्नी हो सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड, जो 9,600 करोड़ का कंपनी है। और कंपनी के ऊपर एक गुड पॉइंट सही है कि कंपनी स्प्लिट देने जा रहा है, और स्प्लिट भी कितना मिलने वाला है, हर एक के बदले कंपनी 10 शेयर देने जा रहा है। तो जो कंपनी के ऊपर अपडेट था वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। 10 तारीख को आपको स्प्लिट मिलेगा, तो प्लीज़ एक बार डीपली रिसर्च करें इस कंपनी के ऊपर, उसके बाद काम करें। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।